हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको भारतीय परमाणु अनुसंधान यानी कि इंडियन एटॉमिक रिसर्च के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी में और सेंट्रल की एग्जाम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंडियन एटॉमिक रिसर्च के ऊपर में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके ऊपर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक किन्हें माना जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक कौन थे। तो डॉक्टर होमी जे भाभा यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हें ही भारतीय परमाणु अनुसंधान के जनक के नाम से जाना जाता है। द फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक रिसर्च जो है ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और दोस्तों, भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में ही 10 अगस्त 1948 को की गई थी। दोस्तों, भारत में भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के ही अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को की गई थी। तो दोस्तों, इस डेट को आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में कब की गई। तो दोस्तों, 10 अगस्त 1948, इस डेट को आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, आज़ादी के 5 दिन पहले, 1 साल बाद, यानी कि दोस्तों 360 दिन बाद, 365 का साल होता है दोस्तों, और 360 दिन बाद, आज़ादी के 360 दिन बाद, यानी कि दोस्तों आज़ादी के 5 दिन पहले 10 अगस्त 1948 को भारत में भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल रट डालना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि यहीं से भारत में परमाणु अनुसंधान की यात्रा का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा दोस्तों, उस समय में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1994 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, 1948 के 6 साल के बाद आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई और परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के ही तत्वाधान में किए जाते हैं, यानी कि उन्हीं के नियंत्रण में होते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जो है वो उनके सारे कार्यक्रमों पर नियंत्रण किस अधिकारी का होता है। तो उनके सारे कार्यक्रमों पर नियंत्रण जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको परमाणु अनुसंधान और विकास के प्रमुख केंद्रों के ऊपर ले जाऊंगा। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में भारतीय परमाणु अनुसंधान एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, अभी बीएआरसी और डीआरडीओ के बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, इसरो की भी वैकेंसीज आती रहती है। तो ऐसी सेंट्रल की जो एग्जाम्स होती है उनमें ज़्यादातर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में परमाणु अनुसंधान करने के लिए जो पहला केंद्र बनाया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएआरसी, बार्क, जिसका नाम था दोस्तों बार्क, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। क्या होता है दोस्तों इसका पूरा नाम? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो दोस्तों, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यह जो है दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि बार्क का मुख्यालय कहाँ है या बार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों, बार्क की स्थापना भारत के मुंबई के ट्राम्बे शहर में की गई थी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, बीएआरसी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों, बीएआरसी परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है ये महाराष्ट्र के मुंबई के ट्राम्बे में स्थापित है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर परमाणु विद्युत कार्यक्रम एवं उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां हैं, यानी कि यहाँ पर परमाणविक अनुसंधान किया जाता है। थोरियम और इसके अलावा दोस्तों थोरियम और आपके जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरेनियम रिएक्टर होता है, इन सभी के संबंधित जो अनुसंधान है, प्लूटोनियम ईंधन का जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस केंद्र में उद्योग, औषधि एवं कृषि के क्षेत्र में रेडियो और आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक नया वर्ड आया, आइसोटोप। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि आइसोटोप क्या होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, केमिस्ट्री में मैंने आपको आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताया है, और नहीं बताया तो आप मेरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। दोस्तों परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। ऐसे परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन दोस्तों उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों का उपयोग जो है चिकित्सीय क्षेत्रों में रेडियोधर्मी के रूप में, एक्सरे के रूप में, इन विभिन्न प्रकार के मेडिकल साइंस में और अन्य कार्यों में किया जाता है। तो आइसोटोप का मतलब होता है दोस्तों समस्थानिक, यानी कि समान परमाणु क्रमांक वाले परंतु अलग अलग परमाणु भार वाले ऐसे तत्व जिनका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर के क्षेत्र में किया जाता है, आइसोटोप कहलाते हैं, और अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तो इन प्रौद्योगिकी का जो विकास है दोस्तों वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया गया, और ये बार्क मुंबई में स्थित है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। तो प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि जीरो पावर रिएक्टर क्या होता है। तो जीरो पावर यानी कि शून्य शक्ति वाला पावर रिएक्टर क्या है। तो शून्य शक्ति वाला जो पावर रिएक्टर है वो प्रायोगिक रिएक्टरों को कहा जाता है, जहां पर विभिन्न यूरेनियम प्लूटोनिक और यूरेनियम थोरियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और उस परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में, विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में और ऊर्जा की आपूर्ति के क्षेत्रों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बार्क का एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि बार्क की स्थापना भारत ने किस देश से सहयोग से किया है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। तो बार्क नामक साइरस तापीय रिएक्टर का जो स्थापना है वो कनाडा के सहयोग से किया गया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। भारत के अधिकांश पंजाबी लोग जो होते हैं वो कनाडा में बसे हुए हैं, और कनाडा के ऊपर बहुत सारे फिल्मी गाने भी आ चुके हैं, लग दी लाहौर दी, और बहुत सारे गुरु रंधावा के गाने हैं। तो दोस्तों कनाडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी देश, पहले के समय से भारत का सहयोगी देश रहा है, और कनाडा के सहयोग से ही भारत ने बार्क की स्थापना की, और यहीं से रेडियो आइसोटोप का उत्पादन और उसके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कनाडा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा में सहयोग करता है भारत के। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं अब आपको बताऊंगा ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकी पर भी शोध कार्य किया जाता है। तो दोस्तों वहां पर परमाणु प्रौद्योगिकी पर ही सारे रिसर्च कार्य किए जाते हैं। इसके बाद में मैं आपको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत में भारतीय परमाणु अनुसंधान आयोग की स्थापना जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके अध्यक्षता में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों उन्हीं की बेटी के नाम पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों यह भी भारत में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि कब की गई थी। तो वर्ष 1971 में की गई थी दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, और इसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था जब बांग्लादेश का उदय हुआ था। तो दोस्तों तभी जब बांग्लादेश का उदय हुआ तभी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई।
ठीक है दोस्तों, कहाँ की गई ये भी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सन 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करना था। तो दोस्तों इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी पहली तरह का रिएक्टर है जो प्लूटोनियम, यूरेनियम और मिश्रित कार्बाइड मिश्रण को ईंधन के काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कार्य करने की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, श्रृंखलागत अभिक्रिया के द्वारा तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से नियंत्रण जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। मतलब कि जो आपका रेडियोधर्मी धातु होती है दोस्तों, जैसे प्लूटोनियम और यूरेनियम, इनके ऊपर में न्यूट्रॉनों की धकाधक बमबारी की जाती है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि थोरियम और प्लूटोनियम या यूरेनियम जो होता है वो अपने अवयवी भागों में टूट जाता है और अल्फा बीटा और गामा किरणों की वहां से क्या होती है, उत्सर्जित होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ की डेफिनेशन ये होती है दोस्तों, केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर न्यूट्रॉनों की बमबारी करने पर वो अल्फा बीटा या गामा किरणों को छोड़ते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने अंदर से निकालते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। और इनमें श्रृंखलागत न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इसी तरह से हमारे जो देश में जितने भी परमाणु केंद्र हैं, तारापुर में और जहां जहां भी, उनमें हमारे देश में विद्युत आपूर्ति की पूर्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। तो दोस्तों ताप रिएक्टर के माध्यम से भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, ज्यादा हमें कोयला और खाद्य ईंधन को जलाना पड़ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। लेकिन दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर से जब आप ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो इसमें 60 से 70 गुना ज्यादा ताप रिएक्टर का से 60 से 70 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है और ज़्यादा गुना इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन भी अल्प मात्रा में होता है, जिससे हमें जो ऊर्जा है उससे वातावरण जो है वो कम दूषित होता है, लेकिन ऊर्जा जो है हमको ज़्यादा मात्रा में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है और भारी जल का उपयोग भी किया जाता है, जो मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया है। आप जो है मेरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो दोस्तों फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है। तो दोस्तों भारत ने इस टेक्निक को फ्रांस से लिया था। फ्रांस के टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है दोस्तों। रैप्सोडी रिएक्टर है फ्रांस में दोस्तों। उसी टेक्निक का यूज करके भारत ने क्या किया, परमाणु अनुसंधान किया। इसके अलावा दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। तो उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि इसका जो ये उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र जो है दोस्तों, इसे शॉर्ट में CAT कहा जाता है। 1984 में इसे भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। इस केंद्र में मुख्यतः लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। तो दोस्तों उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा लेजर के बारे में। लेजर के ऊपर में विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में लेजर का फुल फॉर्म कईयों बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके फुल फॉर्म को आपको बिल्कुल रट डालना है। तो दोस्तों लेजर क्या होता है। लेजर जो होता है दोस्तों वो एक वर्णी प्रकाश होता है, जिसमें बहुत अधिक आवृत्ति या तीव्रता का प्रकाश जो है वो किसी एक वस्तु के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसके कारण वो वस्तु क्या होने लगती है, लेजर से लेजर थेरेपी के द्वारा आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। लेजर थेरेपी का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक्सरे में भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों लेजर थेरेपी का उपयोग चोर लोग चोरी करने के लिए भी करते हैं। जो बड़ी बड़ी तिजोरियां होती है या बड़े बड़े जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको क्रैक करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। तो दोस्तों ये लेजर जो होता है, ये लेजर अक्षर का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका अगर हम हिंदी में अर्थ समझे दोस्तों तो लाइट एम्प्लीफिकेशन यानी कि
प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाता है। बाई सिमुलेटेड यानी कि निरंतर उस प्रकाश को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला जाता है। इमिशन किया जाता है यानी उत्सर्जित किया जाता है। रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से। तो इससे क्या होता है दोस्तों, वो वस्तु जो होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, हम जैसा चाहे वैसा उसके साथ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, यानी विकिरित विकिरण को, प्रकाश को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। लेजर एक ऐसी युक्ति होती है दोस्तों जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। और लेजर की खोज अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मेनन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों लेजर की खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो लेजर की खोज अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मेमन के द्वारा 1960 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, 1960 में की गई थी। और एक्स किरण की खोज जो है दोस्तों वो रोंटेजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। रोंटेजन नामक वैज्ञानिक ने की थी, रोंटेजन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया था। तो 1964 में दोस्तों बार्क ने जिस लेजर का प्रयोग किया वो गैलियम आर्सेनाइड का अर्धचालक लेजर था। इसके बाद में मैं आपको दोस्तों परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र के बारे में। तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन के बारे में आपने 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का ऊर्जा यंत्र होता है जिसका उपयोग जो है बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स में किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग। और इसके अलावा दोस्तों परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाले क्षति के अध्ययन केंद्र का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों भारत के कोलकाता में है। तो दोस्तों भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र जो है, कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र जो है भारत में कहां पर है। तो ये कोलकाता में है दोस्तों। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको एक टेबल के ऊपर बताऊंगा, टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टेबल के ऊपर ही आते हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। तो परमाणु पदार्थ निदेशालय कहां पर है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारत में परमाणु पदार्थ निदेशालय कहां पर है। तो यह दोस्तों हैदराबाद में है। भारत में परमाणु पदार्थ निदेशालय जो है ये हैदराबाद में है। इसके अलावा गुरुजल बोर्ड जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, जिसे भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है और बॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। तो भारत में गुरुजल बोर्ड जो है दोस्तों ये मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों भारत में नाभिकीय ईंधन परिसर जो है ये भी हैदराबाद में है। तो दोस्तों भारत में नाभिकीय ईंधन परिसर जो है यह भी हैदराबाद में है। इसके अलावा दोस्तों भारत में नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये मुंबई में है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों भारत में यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है, भारत में जो यूरेनियम निगम लिमिटेड जो है दोस्तों ये जादूगोड़ा में है, जादूगोड़ा। इसके अलावा दोस्तों भारत में भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड जो है ये मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों भारत में विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी केंद्र मुंबई में है। तो दोस्तों भारत में जो समस्थानिकों और विकिरण से टेक्नोलॉजी का जो बोर्ड है ये मुंबई में है, इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये मुंबई में है, और भारतीय परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में है, और विकिरण और आइसोटोप से जो है ये मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक टेबल में कुछ पॉइंट छूट गया है, तो वीडियो में हम पीछे जाएंगे, तो आपको बने रहना है वीडियो पे। तो दोस्तों ये टेबल के ऊपर हम जाएंगे। तो बार्क के परमाणु रिएक्टर जो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख रिएक्टरों का निर्माण किया गया है जिनके नाम है, इनकी क्षमता के ऊपर में क्वेश्चन से आते हैं दोस्तों। तो भारत में निर्मित पहला परमाणु रिएक्टर जो था उसका नाम था अप्सरा। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारत में निर्मित पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था और उसकी स्थापना कब की गई। तो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था दोस्तों, जिसके नाम से पेंसिल भी आती है। इसके अलावा दोस्तों ये 1956 में स्थापित किया गया था और इसकी क्षमता मात्र 1 मेगावाट थी। ओके दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों साइरस जो है दोस्तों यह एक प्रकार का सैटेलाइट भी है, और यह 1960 में स्थापित किया गया दूसरा परमाणु रिएक्टर था। इसकी क्षमता 40 मेगावाट थी।
इसके अलावा दोस्तों जर्लिना, पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड और पूर्णिमा थर्ड नामक नाभिकीय रिएक्टर डेवलप किए गए और इनकी जो क्षमता है मेगावाट में सैकड़े से ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आपको इस पर डिस्कस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादातर इनके नाम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे हम सबसे ज़्यादा उन्नत क्षमता वाला जो रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर जो है, उसका नाम ध्रुव है, जिसे 1985 में भारत में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है, यानी कि ये सैकड़ों में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कामिनी के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो कामिनी जो है यह भी भारत के द्वारा स्थापित एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर था और कामिनी एक संक्षिप्त रूप है दोस्तों। ये कलपक्कम मिनी रिएक्टर का, कलपक्कम में एक मिनी रिएक्टर को स्थापित किया गया था। कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना चालू किया। कब से काम करना चालू किया दोस्तों? 17 सितंबर 1997। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों का बर्थडे भी हो सकता है 17 सितंबर 1997, तो वो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। यह कामिनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करता है। इसके अलावा दोस्तों यह विश्व का प्रथम रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 का ईंधन के रूप में प्रयोग करेगा। इसके अलावा दोस्तों इसका प्रयोग जो है अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाता है और फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित टेक्नोलॉजी का विकास भी यहाँ पर किया गया। ठीक है दोस्तों, तो कामिनी जो है ये विश्व का ऐसा एकमात्र पहला रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करेगा। इसके अलावा दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य जो है अपराधियों को पकड़ने और फिंगरप्रिंटिंग का मिलान करने से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों इस तरह से मैंने सारे वीडियो में आपको नाभिकीय परमाणु अनुसंधान के बारे में पढ़ाया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में मैं परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।